दोस्तों भी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 70 क्वेश्चन फिजिक्स के लेकर आया हूं। एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए ये सेट जो है आपके लिए तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है। परीक्षा में यकीनन आपको यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, सारे क्वेश्चन लगाना और लगाने के बाद में कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही जाते हैं। कोशिश करना 60 क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक है, ये वाह नहीं है दोस्तों, मिस्टेक है, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक है केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, कैलोरी। तो पहले का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो पहले का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा या विद्युत तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राशियां होती हैं, सदिश राशियां कौन सी होती हैं? सदिश राशियां उन्हें कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। अदिश राशियां वे होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती। तो चलिए बताइए कौन सा है इसका राइट आंसर। तो देखिए दूसरे का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। यहाँ पर संवेग, त्वरण, बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बलागुण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सभी सदिश राशियां होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्न में किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं? अब यह अदिश राशि बतानी है। अदिश राशि वे होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती। तो देखिए ऑप्शन ए है समय, चाल, द्रव्यमान, ऑप्शन बी ताप, दाब, ऊर्जा, ऑप्शन सी आयतन, घनत्व या कार्य, या ये सभी। तो बताइए तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए तीसरे का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। यहां पर भी जितनी राशियां दी गई हैं वे सभी अदिश राशि हैं, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो बताइए 9.46 10 की पावर 15 मीटर, या 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 10 की पावर 9 मीटर, या ए और बी दोनों। देखिए ए और बी दोनों जो ऑप्शन दिया है वो इस तरीके से दिया है, 1 मीटर में है, 1 किलोमीटर में है। तो आप बताइए, आपको एक वैल्यू पता होगी तो आप दूसरी बता सकते हैं। तो बताइए चौथे का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए चौथे का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। एक्चुअल में जो मीटर में हम निकालते हैं 9.46 10 की पावर 15 मीटर होता है, किलोमीटर में करना है तो 3 पावर कम हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, जड़त्व का नियम क्या होता है? ऑप्शन ए प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो जड़त्व का जो नियम होता है वह प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व का नियम। आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का मात्रक बताइए, जूल, केल्विन, कैलोरी या हॉर्स पावर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए कार्य का जो मात्रक है वह होता है जूल, ठीक है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ये एसआई मात्रक पूछा है तो एसआई मात्रक होगा जूल। अगर सीजीएस पद्धति में पूछता तो होता है अर्ग, और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ उपकरण आपको दिए गए हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है लाउडस्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तीसरा है डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा है सितार ध्वनि ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ये बिल्कुल सही है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, ये भी सही है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका जो है सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा नहीं बनाई जाती है, सितार से, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 746 वाट के, 746 वाट के, 776 दिया है पहला, दूसरा 746 वाट के, सी 11,000 वोल्ट के, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो आंसर है वो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 746 वाट। चलिए आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। देखिए
न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? तो पहला, दूसरा, तीसरा या किसी से भी नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बल का जो व्यंजन प्राप्त होता है वह होता है दूसरे नियम से। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या ये सभी? तो बताइए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं तो दाब जो है क्या होता है? तो आपने ये प्रश्न जो है पढ़ा होगा कि पहाड़ों पर चढ़ने पर जो है प्रेशर जो है कम हो जाता है, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है। ठीक है, घटता है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन, प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तीसरा, प्रेशर कुकर का आकार ऐसा होता है जिससे खाना जल्दी पकता है। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 11 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए होता क्या है, प्रेशर कुकर में जो है दाब जो है बढ़ जाता है, जैसे पानी का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के तल पर पलायन वेग है। तो सबसे पहले मैं बता दूं पलायन वेग क्या होता है। एक ऐसा वेग जो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण की जो सीमा है उसे पार कर जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, तो ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.4 10⁶ मीटर, या ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या 12.4 किलोमीटर पर सेकंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर हम फेंकें तो वह पृथ्वी के पलायन मतलब पृथ्वी से पलायन कर जाएगा, वो वस्तु जो है लौटकर पृथ्वी की तल पर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। तो क्या ऑप्शन ए प्लवन, बी पृष्ठ तनाव, सी केशकत्व या डी उत्प्रेक्ष? बताइए तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पानी की जो बूंद जो होती है वो गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। झूला झूलती हुई किसी लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या ये सभी? बताइए। तो देखिए झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में अगर कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल, बताइए गर्मियों में लोलक की जो लंबाई है बढ़ जाती है, उससे उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या ये सभी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ जाता है। ठीक है, लंबाई बढ़ने से अब उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि तरंग जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। आगे देखते हैं। 17वां प्रश्न है। अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव किसी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो सिर्फ गैसों में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में या इन तीनों में? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो अनुप्रस्थ तरंग जो है सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, तो 17 का भी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 18 अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो बताइए ठोस में, द्रव में, गैस में या इन तीनों में? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे जो है कि जो तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, हर्ट्ज पर सेकेंड, किलोहर्ट्ज पर सेकेंड। तो बताइए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वह होता है हर्ट्ज।
ठीक है, हर्ट्ज। देखिए मैं सभी ऑप्शन को इसलिए मैं आपको बता कर नहीं चल रहा क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है वीडियो बनने में, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को कवर कर लें तो उसी में फ़ायदा है। चलिए आगे देखते हैं 20वां प्रश्न। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, गैस में, द्रव में या निर्वात में? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ध्वनि तरंग का जो वेग होता है वह होता है ठोस में, क्योंकि ध्वनि की एक क्वालिटी होती है कि जिसमें प्रत्यास्थता अधिक होती है उसी में उसका वेग अधिक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 21वां प्रश्न। पराश्रव्य तरंगें वे हैं जिनकी आवृत्ति प्रतिशत, तो बताइए पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच या 20,000 हर्ट्ज से अधिक? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन, बताइए कौन सा होगा? पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति प्रतिशत 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है, तो ये 1,80,000 किलोमीटर पर सेकंड, 6400 किलोमीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 764 मीटर पर सेकंड। तो बताइए 22 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ध्वनि की चाल जो होती है शुष्क वायु में वह होती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन है। स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि, बताइए स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि? ऑप्शन ए स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, बी स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य कम होता है, सी स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, ऑप्शन डी स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। देखिए जो ध्वनि का पतला और मोटा होना जो होता है डिपेंड करता है तारतम्य पर, इसलिए ये दो ऑप्शन तो हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि आंसर कौन सा होगा? जिसका तारतम्य अधिक होता है वहीं पतली ध्वनि निकलती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, ठीक है। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए यानी हम जो बोल रहे हैं और सामने परावर्तक सतह कितनी दूर होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि जो है हमें स्पष्ट सुनाई दे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 17 मीटर, ठीक है, 17 मीटर। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, यानी भेदने की क्षमता सर्वाधिक होती है किस चुंबकीय तरंग की? एक्स किरण है, परावैगनी किरण है, गामा किरण है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा गामा किरण है। ये हड्डियों को भी पार करके निकल जाती है, ठीक है, तो इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। 26वां प्रश्न देखते हैं। किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान समान होते हैं? तो 39 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -49 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाने बराबर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 27वां प्रश्न है। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक कौन सा होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जूल, वाट। तो ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो बार दिया है, तो ए एवं बी दोनों। तो देखिए ये ए एवं बी दोनों होगा। ये फ़ारेनहाइट में इतना होता है, डिग्री सेल्सियस में इतना होता है, केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं। किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है? तो देखिए ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं परीक्षा में। 4 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए पानी की एक ये क्वालिटी होती है कि वह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व रखता है, ठीक है, सबसे अधिक घनत्व रखता है। और घनत्व और आयतन में और जो व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो आयतन जो है
कम होगा। ठीक है, जब चीज़ घनी हो जाएगी, जब पास पास हो जाएगी तो आयतन कम स्थान घेरेगी। ठीक है, जब घनत्व तो कम होगा, दूर दूर हो जाएगी तो ज़्यादा स्थान घेरेगी। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो बर्फ, बालू, पानी या लोहा। तो विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किसकी होती है? वो ऑब्वियसली पानी की होती है। ठीक है, चलिए 31वां प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम संभव ताप है, अब तक का न्यूनतम संभव ताप कौन सा है? -373 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, -171 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 32वां प्रश्न। ठोस में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः किस विधि से होता है? विकिरण, संवहन, चालन या ये तीनों विधियों से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वह चालन विधि से होता है। जैसे हम एक रॉड लें और रॉड को आगे ऐसे आग पे गर्म करें, ठीक है, तो रॉड यहाँ पर गर्म होने लग जाती है। तो ये किस तरीके से, ये कौन सी विधि से होता है? ये चालन, यहाँ पे ऊष्मा का चालन होता है ठोस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33वां प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है या नहीं होती है? तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर गुप्त ऊष्मा जो है अधिक होती है। ठीक है, चलिए 34वां प्रश्न देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है, ठीक है, वो किस विधि के द्वारा यहाँ पर आता है, जो ऊष्मा आती है? तो ऑप्शन ए चालन, संवहन, विकिरण या ये तीनों विधियों से? तो बताइए, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आता है। चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं। प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग या ए एवं सी दोनों? तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सोच समझकर इसका आंसर देना। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता रहता है कि प्रकाश है विद्युत चुम्बकीय तरंग। कभी कभी पूछा जाता है प्रकाश है अनुदैर्ध्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग, तो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ऑप्शन ए एंड सी दोनों यहाँ पर आंसर होंगे। ठीक है, 36वां प्रश्न देखते हैं। किस निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात, पानी, कांच या इनमें से कोई नहीं? तो निर्वात में ऑब्वियसली प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी। ठीक है, चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो बताइए कितनी? 1,80,000 किलोमीटर पर सेकंड, 3,60,000 किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 1120 किलोमीटर पर सेकंड? तो बताइए 37 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की चाल। चलिए आगे देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, आसमानी, पीला या बैंगनी? प्रकीर्णन मतलब फैलना। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन सा फैलता है? तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, और सबसे कम होता है लाल का। चलिए 39वां देखते हैं। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी, लाल, पीला, आसमानी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैंगनी का। ठीक है, प्रकीर्णन भी इसका सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है। 40वां प्रश्न देखते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण या प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तनांक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आकाश का जो रंग नीला होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश की किरणें वहाँ पर फैल जाती हैं। जैसे बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तो ऊपर फैल जाता है। वो आपने विविज्ञ और सुना होगा। ठीक है, तो बैंगनी कलर के नीचे जितने कलर आते हैं उनके जो है फैलने की क्षमता कम होती जाती है, तो ऊपर के कलर फैलते ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 41वां प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना या ये सभी? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इन सभी में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए 42वां प्रश्न देखते हैं।
वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हेडलाइट की बात हो रही है, आगे का जो लाइट लगी रहती है, ठीक है, उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल, उत्तल, समतलावतल, अभिउत्तल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है और पीछे देखने वाले दृश्य वाले जो शीशे होते हैं बगल में लगे होते हैं ड्राइवर के, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 43वां प्रश्न है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए 44वां प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए, क्यों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो वह देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 45वां क्वेश्चन, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो लाल, नारंगी, पीला या बैंगनी? तो बताइए, विक्षेपण वही प्रकीर्ण, फैलना, ठीक है, तो विक्षेपित हो जाना, कौन सा सबसे अधिक विक्षेपित होता है? तो बैंगनी। ठीक है, बैंगनी। बैंगनी और रेड कलर, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से, जब भी पूछे जाएंगे तो। ठीक है, विभिज्ञ और में से अगर क्वेश्चन आएगा तो बैंगनी और रेड से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जो है एक बार हमारे चैनल पर विजिट अवश्य करें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। मैंने बायोलॉजी की सीरीज को स्टार्ट किया है, बहुत ही शानदार तरीके से बायोलॉजी की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक वहाँ पर कंप्लीट करा चुके हैं, आपका एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, तो प्लीज़ आप एक बार अवश्य देखें और उसके बाद बताएं, ठीक है, कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, जिससे कि आपकी परीक्षा में थोड़ी हेल्प मिल सके। चलिए आगे देखते हैं, 40वां क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, नीला, हरा या इन तीनों को? तो प्राथमिक रंग RGB बोलते हैं हम, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो इन तीनों को कहा जाता है प्राथमिक रंग। ठीक है, चलिए आगे 47वां क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो आंखों में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना या ये इनमें से कोई नहीं? तो 47 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो प्रतिबिंब जो बनता है आंखों पर वह बनता है रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर। आगे देखते हैं 48वां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल, अवतल, समतल या बेलनाकार? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या बाइफोकल? तो इसका जो राइट आंसर है, दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे 50 क्वेश्चन, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए 51वां प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला, हरा, उजला या काला? तो बताइए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ओम, अर्ग या जूल? तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह होता है ओम। ठीक है, 53वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन या ए एवं बी दोनों? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों आप जो है लगाते रहिए सेट्स को, आपको ना बहुत हेल्प मिलने वाली है। जहाँ तक है आपका पेपर पूरा यहीं से आने वाला है। मैं अभी यहाँ पर जो मैंने बायोलॉजी का एक सेट लगाया है, ठीक है, इससे पहले टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने कल बायोलॉजी के कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री और भी बायोलॉजी, फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। चलिए खत्म करते हैं पेपर को। 54
विद्युत बल्ब के भीतर निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन भरी रहती है? तो इसका जो राइट आंसर है बताइए क्या होगा? तो विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है। जब 55वां क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबे से, टिन से, तांबे एवं टिन की मिश्र धातु से, लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। तो देखिए 55 का जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, कॉपर और टिन की मिश्र धातु बनी होती है फ्यूज। ठीक है। चलिए 56वां प्रश्न देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ एसी में प्रयुक्त होता है या उपरोक्त सभी। तो ट्रांसफॉर्मर का ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर 3 प्रश्न आपके क्लियर होते हैं। एक तो ये, इसका जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी होगा, और ये देखिए सिर्फ एसी पर काम करता है और उच्च एसी को निम्न एसी में, निम्न एसी को उच्च एसी में, ये एसी पर ही काम करता है। ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। चलिए 57वां प्रश्न देखते हैं। घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, किसी भी क्रम में या किसी क्रम में नहीं? तो 57 का आंसर क्या होगा? तो फ्यूज जो लगाए जाते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। ठीक है। चलिए 58वां प्रश्न देखते हैं। घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, किसी भी क्रम में, किसी क्रम में नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो घरों में जो पंखा, बल्ब आदि उपकरण जितने भी लगे रहते हैं वह समांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है। चलिए 59वां प्रश्न देखते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त किया जाता है या ए एवं बी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो देखिए इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है। जो डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है और एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 60वां प्रश्न, स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थायी चुंबक बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा, जर्मेनियम, सिलिकॉन या इस्पात? तो इसका जो राइट आंसर है वह है इस्पात। ठीक है। इस्पात का प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए। 61वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे? बताइए किसने दिया था? ओम, न्यूटन, फैराडे या वोल्टा? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, फैराडे। ठीक है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत दिया था। 62वां प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? तो उसका 62 का जो राइट आंसर है वह होगा उत्तर दक्षिण। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित रहता है। चलिए 63वां प्रश्न देखते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बताइए रासायनिक अभिक्रिया पर, नाभिक की संलयन पर, परमाणुओं की आपसी टक्कर पर या नाभिक के विखंडन पर? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जो एटम बम होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वह नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। ठीक है। चलिए 64वां प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो भारी जल, CFC, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 65वां प्रश्न। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड, कैडमियम छड़, भारी जल, CFC? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ये कंट्रोलर के रूप में जो है कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 66वां प्रश्न। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, वर्ण विक्षेपण या विकिरण? तो सूर्य पर बताइए कौन सी सिद्धांत काम करता है? तो वहाँ पर नाभिकीय संलयन। ठीक है। इसका होगा नाभिकीय संलयन। चलिए आगे देखते हैं। 67वां क्वेश्चन है। सूर्य बना हुआ है मुख्यतः हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से या A एवं B दोनों से? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से। ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम
दोनों से, लगभग 70+ % जो है हाइड्रोजन वहाँ पाया जाता है। आगे देखें 68वां क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? रदरफोर्ड, हेनरी बैकरल, फर्मी, ओटो हॉर्न। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? तो वह बनाया था फर्मी ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 69वां क्वेश्चन। वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर, मैनोमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? देखिए इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, एक ये हाइड्रोमीटर और एक ये हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो होता है वो जल का सापेक्षिक घनत्व मापने में प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, चलिए 70वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है अमीटर, वोल्टमीटर, एम्पियर, ट्रांसफॉर्मर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है अमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है विद्युत धारा को कम या ज़्यादा करने के लिए, विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए, विभवांतर का नियंत्रण करने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्यूज क्यों लगाते हैं हम? विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस अवश्य करना, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चनों का सेट है मैं आपके लिए लगाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।